Hi everyone, welcome back to our channel and welcome to the daily Hindi newspaper analysis of 1st February 2026। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो कल किसी कारणवश हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी, लेकिन मैंने इस वीडियो में जो द हिंदू न्यूज़पेपर जो हमारा इंटरनेशनल एडिशन है उसके अंदर से हमने कुछ इसमें आर्टिकल लगाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने कल का न्यूज़पेपर मिस कर दिया है, तो उसके अंदर भी हमने कुछ उसके जो आर्टिकल थे वो इस वीडियो के अंदर अटैच कर दिए हैं। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे जो हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल आए हुए हैं। तो जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो क्या है कि जो हमारे डिप्टी सीएम हैं जो कि महाराष्ट्र के थे, अजीत पवार, उनका क्या हो गया था, एक एयरक्राफ्ट हादसे में उनकी डेथ हो गई थी। तो अभी जो वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, तो उनका जो एक तरह से जो स्थान था वो क्या हो गया, अब एक तरह से रिक्त हो गया। तो उसको भरने के लिए अभी हमें नया हमें डिप्टी सीएम चाहिए था। तो अभी जो महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम बने हैं वो कौन बने हैं? सुनेत्रा जो उनकी वाइफ है, किसकी? अजीत पवार की। तो उनको अभी क्या बनाया गया है? डिप्टी सीएम बनाया गया है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। मीन्स क्या है कि जो उन्होंने अभी क्या कर रही हैं, वो सुनेत्रा स्वोन इन एज डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि वो एक तरह से शपथ ले रही हैं डिप्टी सीएम की, जो कि कहाँ की बनने वाली हैं? महाराष्ट्र की। तो ये कौन है? अजीत पवार की वाइफ है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो सुनेत्रा पवार है वो क्या है? डिप्टी सीएम है। कहाँ की? महाराष्ट्र की। तो इस आर्टिकल में से जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए वो क्या है कि हमें इसके अंदर क्या देखना है कि जो डिप्टी सीएम है वो कैसे उसका अपॉइंट किया जाता है, उनको कैसे रिमूव किया जाता है। तो ये हमें पूरा का पूरा देखना है। तो उससे पहले हम देखेंगे क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिप्टी सीएम है उसका कोई एक तरह से इसके बारे में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम उसमें देखेंगे कि जो हमारा आर्टिकल 163 क्लोज 1 है उसमें बोला गया है कि जो चीफ मिनिस्टर है उनका जो अपॉइंट किया जाता है, उनको जो अपॉइंट किया जाता है वो किसकी एडवाइस से अपॉइंट किया जाता है चीफ मिनिस्टर को? वो है गवर्नर की एडवाइस से चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो ये हमारा आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल 163 क्लोज 1। ऐसे ही जो हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है 164 क्लोज 1, वो क्या कहता है कि जो हमारे अदर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, यानी कि एक चीफ मिनिस्टर है, उसके बाद जो हम अदर जो हमारे स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको जो अपॉइंट करता है वो कौन करता है? चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है, बट किसकी एडवाइस पर? गवर्नर की एडवाइस पर। यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है वो अपॉइंट करता है बाय गवर्नर, लेकिन जो गवर्नर है वो मेन एट द एंड जो एडवाइस देता है वो कौन देता है? चीफ मिनिस्टर एडवाइस देता है कि इस व्यक्ति को क्या बनाना है? मिनिस्टर बनाना है। तो उसे अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर, बट एट द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी कि चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर गवर्नर अपॉइंट करता है किनको? मिनिस्टर को। और चीफ मिनिस्टर को जो अपॉइंट करता है वो कौन करता है? गवर्नर। तो ये हमारा था कि जो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर के अपॉइंट होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, और जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है आर्टिकल 163 क्लोज 1 एंड आर्टिकल 164 क्लोज 1। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे डिप्टी सीएम हैं उनका क्या कोई एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन वगैरह है ही नहीं। तो इसमें बताया गया है कि जो आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164 क्लोज 1 है उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है किसके बारे में? पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन के बारे में कहीं पर भी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 163 एंड 164 क्लोज 1 है उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उसकी कहीं पर भी एक तरह से मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा जो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उसका रैंक और स्टेटस क्या है। तो जो रैंक है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का वो क्या है? उसको अपॉइंट कौन करेगा? एक तरह से गवर्नर अपॉइंट करेगा, बट एट द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो इसको जो इसका रैंक है वो क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं उनका ही जो रैंक होता है वही किसका है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर का रैंक है। अब हम देखते हैं कि जो इसका पे और पक्ष है, यानी कि जो इसके भत्ते वगैरह जो वेतन है उसे किस प्रकार से दिया जाता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर को। तो इसमें बताया गया है कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का वेतन और भत्ता है वो जो कैबिनेट मिनिस्ट्री को दिया जाता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं
वही सब कुछ हम किसको देते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को देते हैं। तो इस आर्टिकल में हमने देखा कि जो उसका रैंक और स्टेटस क्या है। तो अब इसमें यही बताया गया है कि जो हमारा आर्टिकल 164 क्लोज 1 कहता है कि जो हमारा जो चीफ मिनिस्टर है उसको अपॉइंट कौन करते हैं, गवर्नर। और जो हमारा आर्टिकल 164 क्लोज 1 है वो कहता है कि जो अदर वो हैं मिनिस्टर हैं वो सभी क्या करते हैं, गवर्नर उनको अपॉइंट करता है, बट एट द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी कि चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर गवर्नर उन सभी मिनिस्टर को क्या करता है, अपॉइंट करता है। तो हम देखते हैं कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उसका जो अपॉइंटमेंट और रिमूवल है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको जो अपॉइंट करता है वो कौन अपॉइंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। कैसे अपॉइंट करते हैं कि जिस प्रकार जो अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं उसी प्रकार से डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो अपॉइंट और रिमूवल है डिप्टी सीएम का वो सब के सब कौन करता है, चीफ मिनिस्टर करता है अपने विवेक से। तब हम इसमें देखते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या कर सकता है कि डिप्टी सीएम अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्टेट का बनाना है वो ज़्यादा भी बना सकता है, यानी कि एक से क्या कर सकता है, ज़्यादा बना सकता है। जैसे कि एग्जांपल है महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम थे और साथ में आंध्र प्रदेश में कितने, 5 डिप्टी सीएम है। तो ये हमारा क्या है, जो कि इसका एक तरह से इसको कैसे अपॉइंट और रिमूव किया जा सकता है। कौन करते हैं इनको अपॉइंट और रिमूव, डिप्टी सीएम को हमारे चीफ मिनिस्टर। अब हम देखते हैं कि जो टेन्योर है किसका, डिप्टी सीएम का, वो क्या है। तो इनका कोई भी एज सच फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो किसी भी टाइम पर उनको रिसफल कर सकते हैं और साथ में उनको रिमूव कर सकते हैं और कोई नए डिप्टी सीएम को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तब हम देखते हैं कि इसकी पावर क्या है, कि इसकी रैंक जो डिप्टी सीएम की वो रैंक किसके बराबर है, वो हमारी जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनकी ही बराबर इनकी क्या होती है, रैंक होती है। और साथ में जो इसके पे और पक्ष हैं वो जो कि कैबिनेट मिनिस्ट्री को दिए जाते हैं, वो सभी के सभी जो हमारा वेतन और भत्ता है वो सब किसको दिया जाता है, जो डिप्टी सीएम को वो सब कुछ दिया जाता है। तो इसकी जो एक तरह से रैंक है वो क्या है, हमारी सेकंड है, यानी कि सीएम के नेक्स्ट रैंक पर ये आता है। नंबर 1 पर रैंक जो है सीएम की है एंड देन डिप्टी सीएम की है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या था, आर्टिकल था कि जो महाराष्ट्र में एक नई डिप्टी सीएम बनी है वो कौन बनी है, अजीत पवार की वाइफ जिनका नाम है सुनेत्रा। तो ये हमारे क्या है, नए डिप्टी सीएम बने हैं महाराष्ट्र के। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल था। तब हम देखेंगे जो हमारा न्यूज़पेपर में आया हुआ है सेकंड आर्टिकल, वो किसके बारे में है, वो हमारा है ओलिव टर्टल। तो ओलिव टर्टल जो कि हमारा GS3 एनवायरनमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे ओलिव राइडली टर्टल के बारे में। जो ओलिव राइडल टर्टल है वो कहाँ पर, चेन्नई में, यानी कि एक बीच है वहाँ पर इनको देखा गया है। तो जो ओलिव राइडल टर्टल है वो इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसकी शेल जो कि किस कलर की होती है, ओलिव ग्रीन कलर की इनकी शेल होती है। तो इसके बारे में हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि ओलिव राइडल टर्टल क्या होता है। तो जो ओलिव राइडल टर्टल है वो हमारा क्या है, इनका साइंटिफिक नेम क्या है, लेपिडोचिल्स ओलावासिया इनका साइंटिफिक नेम है। जो जिस क्लास से बिलोंग करते हैं वो कौन सी है, रेप्टिलिया इनकी क्लास है एंड फैमिली है चेलोनाइडाई। तो ये क्या है, इनका कुछ साइंटिफिक थिंग्स थी एंड हम इसका देखेंगे प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है ओलिव राइडल टर्टल का। तो इसे जिस आईसीएन स्टेटस में रखा जाता है वो क्या है, वल्नरेबल। एंड इनका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसे किस शेड्यूल में रखा जाता है, शेड्यूल 1 में। और इसका जो साइट्स है वो क्या है, अपेंडिक्स 1 में। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या था, ओलिव राइडल टर्टल। तो हम इसमें देखेंगे जो ओलिव राइडल टर्टल है वो कहाँ पर पाई जाती हैं ज़्यादातर। तो इंडिया की बात की जाए तो ओलिव राइडल टर्टल ओडिशा में किस बीच पर, गाहिर माथा बीच पर इनको ज़्यादातर देखा जाता है इंडिया में। तो इनका आईसीएन स्टेटस हमने देखा वो क्या है, वल्नरेबल है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो ओलिव राइडल टर्टल है उसके कुछ इनिशिएटिव जो इंडिया ने स्टार्ट किए हैं वो क्या है। तो फर्स्ट जो इनिशिएटिव है इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है वो क्या है, ऑपरेशन ओलिविया। तो ऑपरेशन ओलिविया क्या है कि जो कि हमने इसमें क्या है, ऑपरेशन ओलिविया में जो कि लेकर आया है कहाँ पर, इंडियन कोस्टल गार्ड में ऑपरेशन ओलिविया को। तो ये एक तरह से क्या करते हैं, हमें जो ओलिव राइडल टर्टल है जिनकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, दिन पर दिन डिक्रीज हो रही है, उन सभी को एक तरह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम ऑपरेशन ओलिविया को लेकर आए हैं। साथ में जो ओडिशा कोस्ट है वहाँ पर जो ये ब्रीडिंग और नेस्टिंग करते हैं फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर, उन सभी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या लेकर आए हैं, ऑपरेशन ओलिविया को, कि वो बाहर आकर क्या कर सके, अपनी एक तरह से
नेस्टिंग या ब्रीडिंग कर सकते हैं और उनको फिर वो तुरंत कहाँ पर अपने यानी कि सी में वो चले जाते हैं। तो नवंबर टू दिसंबर ये बाहर आकर अपने क्या करते हैं, ब्रीडिंग और नेस्टिंग करते हैं। तो ये हमारा क्या था, ऑपरेशन ओलिविया था, जो कि इंडिया ने स्टार्ट किया है टू प्रोटेक्ट द ओलिव राइडल टर्टल। सेकंड जो इनिशिएटिव है वो क्या है कि एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि वो क्या करे, जो यूज करे किसका, टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस का। ये क्या होता है कि जैसे जो हमारे फिशरमैन होते हैं जो कि कोस्टल एरिया पर क्या करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक जाल का यूज करते हैं, एक नेट का यूज करते हैं। तो जैसे वो नेट को समुद्र में गिराते हैं तो उससे क्या होता है, मछलियां तो आती ही आती हैं, साथ में कौन आते हैं, ओलिव टर्टल भी आते हैं। ओलिव टर्टल आने का मतलब क्या है कि वो एक तरह से आते हैं तो उन्हें क्या होता है, वो एग्जिट नहीं कर पाते अपने आप को उस नेट में से। तो उस एग्जिट का यूज कर हम इस नेट में क्या बोला गया है कि हम क्या, जो फिशरमैन है वो टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस का यूज करें। इसका मीन्स क्या है कि उस नेट में क्या होगा, एक एग्जिट कवर होगा। एग्जिट कवर का मतलब क्या है कि उसमें से जो टर्टल फंस जाते हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को बचाने के लिए उस एग्जिट में से बाहर आ जाएंगे, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि जो फिशरमैन है वो क्या करे, मैंडेटरी टू यूज द टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस, यानी कि एक तरह से अपने नेट में एक ऐसा एग्जिट कवर लगाए जिसकी वजह से वो जो टर्टल फंसा हुआ है उस नेट में, तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या, उस एग्जिट में से बाहर निकल जाए। तो ये हमारा क्या था, ओलिव राइडल टर्टल था, जो कि न्यूज़पेपर में आया हुआ है। तो इसमें जो हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर में उसमें ऐसा कोई आर्टिकल तो नहीं आया हुआ है, बट ये क्या होता है, एक पिक्चर आती है द हिंदू न्यूज़पेपर में इंटरनेशनल एडिशन में, तो इसके बारे में ही ये बताया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो ओलिव राइडल टर्टल है, इसकी जो शेल होती है वो ओलिव ग्रीन कलर की होती है, और इसका जो आइसियन स्टेटस है वो क्या है, हमारा वल्नरेबल है। तो इसमें बताया है कि जो 1960 से क्या हो रहा है, जो इसकी पॉपुलेशन है ओलिव राइडल टर्टल की, वो 50% क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इसके लिए हम क्या लेकर आ रहे हैं, इसको एक तरह से हम इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं कि जिससे इनको बचाया जाता है। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं, कहाँ पर, गहीरमाथा बीच में, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो हम इसमें छोटा सा डिफरेंस देखेंगे कि उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो कुछ स्पीसीज हैं टर्टल की वो कौन कौन सी हैं। एक है लेगर हेड सी टर्टल, एंड सेकंड इज अ लेदर बैक टर्टल, एंड थर्ड इज ग्रीन टर्टल, एंड फिफ्थ इज ओलिव राइडल टर्टल। ये है इसकी पूरी की पूरी क्या है, स्पीसीज हैं किसकी, टर्टल की। तो उसमें से जो हमने अभी डिस्कस किया है वो किसके बारे में डिस्कस किया है, ओलिव राइडल टर्टल के बारे में। तब हम इसमें एक डिफरेंस देखेंगे किस किस के बीच में, टर्टल वर्सेस टोर्टोइस, कि टर्टल और टोर्टोइस क्या होते हैं। तो जो टर्टल होते हैं वो तकरीबन हम कहाँ पर देखते हैं उनको, सी में, यानी कि कहाँ पर पाए जाते हैं टर्टल, ये सी में पाए जाते हैं। और जो टोर्टोइस होते हैं वो तकरीबन कहाँ पर पाए जाते हैं, लैंड में। और जो ये टर्टल होते हैं ये तरह से फ्लिपर होते हैं, और इनके क्या होते हैं, फूट होते हैं। एंड थर्ड इज द, कि जो इनकी ये सेल होती है वो कैसी होती है, फ्लैट होती है। और जो हमारी ये टोर्टोइस है, इसकी जो शेल होती है वो एक तरह से डूम, यानी कि एक गुंबद रूप में इनकी शेल होती है। एंड लास्ट जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो क्या है, कि जो टर्टल है वो क्या, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ खाता है, और जो हमारा टोर्टोइस है वो क्या खाता है, ओनली प्लांट्स का ये यूज करता है टू ईट। एंड बस ये दोनों में क्या था, डिफरेंस था टर्टल एंड टोर्टोइस में। तो ये हमारा सेकंड आर्टिकल था ओलिव राइडल टर्टल के बारे में। तो अब हम देखेंगे हमारा जो सेकंड आर्टिकल है वो क्या है, थर्ड आर्टिकल जो हमारा न्यूज़पेपर में आया हुआ है वो क्या है, जो कि इम्पोर्टेंट है किसके लिए, GS2 हेल्थ के लिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर एक डिसीज़ है हमारी, एक तरह से विटामिन है, वो क्या है, B12। तो B12 के बारे में डिस्कस करेंगे कि B12 क्या है। उससे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल में क्या आया हुआ है। तो एक प्रिया ट्रायल लिंक्स B12 इनटेक टू लॉन्ग टर्म हेल्थ इन बेबीज, यानी कि हम क्या कर रहे थे, बच्चों के लिए B12 एक तरह से विटामिन उनको दे रहे थे। तो उसमें देखा गया है क्या उसमें कोई डिफरेंस वगैरह आया है नहीं है। उससे पहले हम देखेंगे कि जो B12 है वो क्या है, कि B12 सबसे पहले क्या है, B12 है जो प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। तो इसके लिए एक जो कंसर्न देखा गया है वो क्या है, कि B12 जो एक तरह से विटामिन की डेफिशिएंसी है वो किस में ज़्यादातर देखी जा रही है, वो है वेजिटेरियन पीपल्स के अंदर B12 की कमी देखी जा रही है। बिकॉज ऑफ क्योंकि
जो B12 है वो प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं। तो जो वेजिटेरियन है वो तकरीबन क्या करते हैं, एक तरह से इनका यूज़ करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम देखी जा रही है वो क्या है कि B12 जो ज़्यादातर कमी है B12 की वो किस में है, वेजिटेरियन पीपल में है। तो इसके बारे में यही बताया गया है कि जो B12 है ये क्या है, एक तरह से डेफिशिएंसी ये कॉमन होती जा रही है इंडिया के बीच में, एंड जो कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, एक तरह से आगे हमें एक तरह से नुकसान देगी, क्योंकि दिन पर दिन क्या हो रही है, B12 बढ़ता जा रहा है। तो B12 इस आर्टिकल में यही बताया गया था कि कैसे उसको एक तरह से ओवरकम किया जा रहा है। B12 जो कि हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको फोलिक एसिड के साथ साथ B12 भी दिया जा रहा है। यानी कि अगर उनमें देखा जा रहा है कि उनमें B12 की कमी है तो हमें क्या होता है, जो प्रेग्नेंट महिला होती है उनको फोलिक एसिड, आयरन की टैबलेट वगैरह दी जाती है। तो उन्हीं के साथ किसको, B12 को भी ऐड किया जा रहा है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने अगर उनमें B12 की कमी है तो वो पहले ही उसको क्या करें, ओवरकम कर लें, एंड जो बेबी है उसको ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो यही देखा गया है कि जिन महिलाओं को B12 हमने उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान दिया था तो उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखी गई है। जो उनके बच्चे हैं जो प्रेग्नेंट के बाद जो मतलब कि बच्चों ने जो जन्म लिए हैं उनमें कहीं ना कहीं B12 की एज सच कोई ज़्यादा कमी नहीं देखी है, अगर हम महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान ही B12 की टैबलेट वगैरह दे देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो B12 है वो क्या है। तो जो B12 की अगर डेफिशिएंसी देखी जाती है किसी के अंदर तो उसका जो एक तरह से हम सिम्टम्स वगैरह देखते हैं कि हाँ कह सकते हैं कि इसके अंदर B12 की कमी है। तो वो क्या है, एक तो सबसे पहले क्या होता है, स्किन चेंजेस होनी स्टार्ट हो जाती हैं, लाइक हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि पिगमेंटेशन बढ़ जाती है, ड्राइनेस होती है स्किन में, पेलनेस होती है, इंडिकेटिंग पुअर ऑक्सीजन हमें दिखाई देता है, एंड न्यूट्रिशन डिलीवरी टू स्किन सेल्स, यानी कि एक तरह से ये हमें क्या है, स्किन में चेंजेस वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं कि जो B12 है वो क्या है। B12 एक तरह से वाटर सोल्यूबल विटामिन है। दूसरा ये क्या करता है, अगर B12 किसी बॉडी के अंदर है तो उससे समझ में आता है कि जो उसकी जो नर्व सेल्स है वो क्या है, हेल्दी हैं, एंड जो हमारा B12 है वो क्या करता है कि जो B12 है अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं यानी कि RBC हैं वो क्या होंगी, हेल्दी होंगी, और जो हमारे एक तरह से जेनेटिक मटेरियल है यानी कि DNA है वो भी क्या होगा, हेल्दी होगा। तो ये हमारे क्या थे, कुछ पॉइंट्स थे किसके, B12 के। दूसरा बोलता है कि जो हमारी बॉडी है वो B12 को प्रोड्यूस नहीं करती है। तो B12 हमें कहाँ से मिलेगा, तो जो B12 है हमें पूरा का पूरा कहाँ से मिलेगा, फूड से हमें मिलता है। तो हमें हमारी बॉडी जो नेचुरली उसको क्या करती हैं, प्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा फूड है जहाँ से हमें B12 मिलेगा। तो जो B12 है हमें कहाँ से मिलेगा, एनिमल फूड में से मिलेगा, जैसे कि फिश, मीट, पोल्ट्री, एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ये हमें जो कि B12 कहाँ से हमें प्रोवाइड मिलता है कि एनिमल फूड में से, लाइक फिश हो गई, एग्स हो गए, मिल्क हो गया, ये हमें सभी क्या करती हैं, B12 देती हैं। तो उसके बाद जो हमने सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमें जो डिस्कस किया था कि जो ये B12 की एक तरह से कमी देखी गई है वो तो किस में देखी गई है, वेजिटेरियन पीपल में। क्यों, क्योंकि जो B12 होता है वो प्लांट्स फूड में बिल्कुल भी पाया नहीं जाता है। तो इसकी वजह से क्या होती है, ज़्यादातर वेजिटेरियन पीपल में B12 की कमी देखी जाती है। एंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहते हैं कि जो B12 है, जो हमारी बॉडी है वो B12 को स्टोर करती है कहाँ पर, इन द लिवर में। यानी कि अगर B12 हमारी बॉडी में है तो वो कहाँ पर होगा, लिवर में है। और लिवर भी जो हमारा मतलब हमारी बॉडी है जो B12 को स्टोर कर सकती है, वो कितना स्टोर कर सकती है, 2 to 5 ईयर्स तक इसको क्या कर सकती हैं, B12 को स्टोर कर सकती है। तो ये हमारा क्या था, इसके कुछ पॉइंट्स थे किसके, B12 के। अब हम देखते हैं कि जो B12 है उसकी डेफिशिएंसी किन किन में देखी जा सकती है। जो B12 की डेफिशिएंसी है सबसे पहले किसमें, वेजिटेरियन पीपल में देखी जा सकती है। क्यों, क्योंकि ये जो B12 होता है प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो वेजिटेरियन पीपल हैं उनमें कमी देखी जा रही है किसकी, B12 की। एंड सेकेंड, जो हमारे ओल्डर और जो हमारे अडल्ट पीपल हैं उसमें भी कहीं ना कहीं, ओल्डर अडल्ट पीपल में और साथ में जिनका स्टमक सर्जरी हुई है उनमें इनकी डेफिशिएंसी देखी जाती है, क्योंकि उनको विटामिन देने से कि वो बिल्कुल भी एक तरह से विटामिन का यूज़ ना करे, तो उनमें भी क्या देखी जा सकती है, B12 की कमी देखी जा सकती है। और साथ में ऐसे पीपल जिनका डाइजेस्टिव कंडीशन सच एज CLEC डिसीज़ एंड कोरहन्स डिसीज़, इन सब में अगर इन ये डिसीज़ उनके अंदर है तो उनमें भी कहीं ना कहीं B12 की एक तरह से डिसीज़ देखी जा सकती हैं। एंड सेकेंड, उसके बाद बोला गया है कि जो
B12 है उसके सिम्टम्स क्या है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर B12 लो है तो उसके सिम्टम्स क्या है कि उसके सिम्टम्स हैं जैसे कि फटीग यानी कि थकावट होना, मसल वीकनेस, स्टमक प्रॉब्लम, नर्व्स डैमेज, विजन प्रॉब्लम एंड मूड चेंजेस, ये सभी के सभी सिम्टम्स हैं किसके, B12 लो होने के। उसके बाद उसमें बोला गया है कि दे ऑल्सो हैव लो आयरन कोल्ड एनीमिया, लो ब्लड काउंट्स, यानी कि उसके अंदर आयरन की कमी हो सकती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया, यानी कि उसके अंदर क्या है, खून की कमी है। तो ये हमारा क्या था कि डेफिशिएंसी किस किस के उसमें देखी जा सकती है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए हैं। सिम्टम्स क्या है कि विजन प्रॉब्लम होना, फटीग हो जाना, और साथ में क्या है स्किन का पेल हो जाना, मसल वीकनेस, मेमोरी लॉस एंड हेडेक, और साथ में क्या है डिप्रेशन और कंफ्यूजन होना, ये सभी क्या है इसके सिम्टम है किसके, विटामिन B12 डेफिशिएंसी के। तो अब हम देखते हैं कि जो विटामिन B12 है तो उसके लिए जो रिच फूड हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके लिए रिच फूड कौन सा है, एक तो एनिमल लीवर है यानी कि किडनीज, उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या है, बीफ लीवर एंड फिश है, और साथ में मीट है एंड डेयरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क, चीज़, योगर्ट, एंड उसके बाद क्या है एग है, और फोर्टिफाइड मीन्स प्लांट बेस्ड मिल्क है जैसे सोया है, आलमंड है, ओट्स एंड मिल्क, ये सभी क्या है इसके जो हमें विटामिन B12 जहाँ से हमें मिलते हैं उसके कुछ रिच फूड हैं। तो ये हमारा क्या था, थर्ड आर्टिकल था जो कि किसके बारे में था, हमारा विटामिन B12 के बारे में। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर जो हमारा फोर्थ आर्टिकल है वो क्या कहता है। ये हमारे कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ था। तो इसमें बताया गया है कि हाई टैप कवरेज अंडर जल जीवन स्कीम बट लोअर यूसेज रिलायबिलिटी, यानी कि इसके अंदर बताया गया है कि जो जल जीवन स्कीम है हमारी, जिसका स्कीम का रूल क्या है कि हर घर में क्या होना चाहिए, टैब होनी चाहिए, यानी कि 20 नल वगैरह का हम क्या कर सकते हैं, उसे हर घर में हम लेकर आएंगे। तो इसमें बताया गया है कि एक तरह से हमने हर घर में टैब को तो कवरेज कर दिया जल मिशन स्कीम के अकॉर्डिंग, बट उसका कहीं ना कहीं प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा, या फिर उसमें से बोलो कि बिल्कुल भी जल नहीं निकल पा रहा। तो वो क्या है एक तरह से इसमें बताया गया है आर्टिकल में। तो इसमें बताया गया है कि हमने क्या किया है, इस स्कीम के अकॉर्डिंग 98% जो हाउस हैं उनको तो कवर कर लिया, लेकिन उसमें से सिर्फ जो वाटर पूरे परिवार को मिल पा रहा है वो कितना, 80% जो है सिर्फ परिवार को ही वो एक तरह से वाटर मिल रहा है। तो इसके अंदर क्या है कि हम क्या करेंगे, 50 लीटर है जो पर पर्सन पर डे हम वाटर क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो क्या है 80% पीपल को ही प्रोवाइड हो रहा है। लेकिन इस स्कीम के अकॉर्डिंग 98% हमने जो हाउस है उनको कवर कर लिया है, लेकिन जो वाटर है वो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं हो रहा पीपल को। तो इसके अंदर यही बताया गया है। तो इस आर्टिकल में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो स्कीम कौन सी है, जल जीवन स्कीम, जो कि हमारी एक तरह से GS2 के लिए हमारी स्कीम इंपॉर्टेंट है। तो वही हमारा क्या है, एक तरह से इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि जो जल जीवन मिशन है वो कब इसको लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया गया था कब, 15 अगस्त 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, जल जीवन मिशन इसको नाम था इसका। और ये जो हमने स्कीम को लॉन्च किया था वो किस मिनिस्ट्री के उसमें इसको लॉन्च किया गया था, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो ये जो हमारी जल जीवन स्कीम थी, इसका एम क्या था, इसका एम था कि प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, यानी कि हर घर में जो गांव के घर हैं उन सभी में क्या करना, एक तरह से टैप को प्रोवाइड करना। कब तक, 2024 तक, यानी कि 2024 तक हमें हर घर में एक टैप को क्या करना, प्रोवाइड करना। लेकिन अभी इसको क्या कर दिया गया, जो कि हमने एक तरह से एक टाइम बाउंड किया था कि 2024 तक हमें इस क्या करना, हर घर में टैप को प्रोवाइड करना। लेकिन वो अभी क्या कर दिया, उस डेट को बढ़ा दिया है कि हमें 2028 तक ये क्या करना है, हर घर में प्रोवाइड करनी है एक टैप। और दूसरा इसका जो हमारा एम था वो क्या करना था कि पर पर्सन को पर डे में 55 लीटर क्या करना था, वाटर एक तरह से सप्लाई करना था। उसके बाद ये जो स्कीम है हमारी, जो मिशन है हमारा जल जीवन मिशन, वो एक तरह से क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। अभी हम देखेंगे कि क्या होती है सेंटर सेक्टर स्कीम एंड सेंटर स्पॉन्सर स्कीम। तो उसके बाद जो इसका ऑब्जेक्टिव है टैब का, जैसे कि इसको जो नल है उसको इंग्लिश में बोला जाता है टैब। तो फर्स्ट जो टी है हमारा वो एक तरह से क्या बताता है कि टारगेट एवरी रूरल हाउस होल्ड, यानी कि इसमें जो हमारा एक तरह से जो जल जीवन मिशन स्कीम है उसका मेन एम क्या है कि हर घर में टैब को प्रोवाइड करना। तो ये हमारा है ए जो हमें बताता है कि एरिया ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि जो जल है हमारा कैसा होना चाहिए, उसकी जो क्वालिटी है वो अफेक्टेड, ड्रॉट प्रोन, डिजर्ट रेन एंड संसद आदर्श ग्राम योजना, ये सारा
हमारा क्या है, एक तरह से एरिया ऑफ प्रायोरिटी है। एंड जो थर्ड हमारा पब्लिक प्लेसेस हैं, यानी कि पब्लिक उसमें यानी कि पी जो हमें बताता है कि पब्लिक प्लेसेस जैसे कि आंगनवाड़ी सेंटर हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, स्कूल्स हो गए, कम्युनिटी बिल्डिंग हो गई, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, टैप को प्रोवाइड करना है कि वो भी क्या कर सके, इस जल को अपना जो अपने वहाँ पर नल वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा जल जीवन मिशन है उसके अंदर किस किस कंपोनेंट को लेकर आया गया है। तो जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है कि वाटर क्वालिटी, हमें कि ऐसा नहीं है कि हमने नल लगा दिया बट वहां पर वाटर क्वालिटी ही नहीं है। तो सबसे पहले हमारे क्या वाटर क्वालिटी होनी चाहिए, सोर्स सस्टेनेबिलिटी, ग्रे वाटर मैनेजमेंट एंड फोर्थ इज टैप वाटर सप्लाई होनी चाहिए, कि ये नहीं कि वो ट्यूबवेल से, कि हमने एक गाँव में क्या कर दिया, एक ट्यूबवेल को लगा दिया और वहां से पूरा गाँव क्या कर रहे हैं, वाटर को ले रहा है, नहीं। तो वहां पर हमें क्या करना है, इस स्कीम का सबसे बड़ा क्या है, टैप वाटर सप्लाई, के हर घर में किससे पानी जाएगा, टैप से जाएगा। तीसरी ये जो हमारी स्कीम है क्या है, बॉटम अप प्लानिंग है, यानी कि हम लोअर लेवल से इस स्कीम को स्टार्ट करेंगे। एंड जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, विमेन एम्पावरमेंट, यानी कि जल जीवन मिशन में हम है जो ज्यादातर लेकर आए हैं वो किसको, विमेन को, यानी कि जो भी इसके अंदर हम स्कीम में डिसीजन मेकिंग करेंगे उसमें जो रोल होगा वो किसका होगा, विमेन्स का होगा। एंड स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड लास्ट इज द फोकस ऑन फ्यूचर जनरेशन। तो ये हमारा क्या थे, इसके कुछ एक तरह से कंपोनेंट थे। तो हम देखते हैं कि जो इसका एम है, जो जल जीवन मिशन है उसका एम क्या है कि हर व्यक्ति को पर डे में क्या 55 लीटर वाटर है वो प्रोवाइड करना है। कब तक, 2024 तक, लेकिन अभी इसकी डेट को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, कब तक, 2028 तक, यानी कि 2028 तक हमें क्या करना है, इसको एक तरह से हर घर में टैप को प्रोवाइड करना है। उसके बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एंड उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो इसके हम डिसीजन मेकिंग करते हैं उसके अंदर जो मेंबर हैं वो कितने हैं, 10 to 15 इसके अंदर मेंबर हैं, लेकिन उसमें से जो 50% है वो कौन होंगी, विमेन्स होंगी। बिकॉज ऑफ अगर हम देखते हैं कि जो एक तरह से वाटर हम जो भी घर में यूज कर रहे हैं वो तकरीबन किन के द्वारा यूज किया जा रहा है, महिलाओं के द्वारा। तो इसमें जो ज्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो मेल्स के कंपैरिजन में विमेन्स को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जल से रिलेटेड। तो उसमें इसलिए हम किसको 50%, जो हमारे 10 to 15 मेंबर हैं उनमें 50% कौन होंगी, हमारी विमेन्स होंगी, जो कि एक तरह से डिसीजन मेकिंग का काम करेंगे। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक चीज और इसमें कि जो गोवा एंड दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, ये हमारे क्या हैं, इसके यूनियन टेरिटरी और ये हमारे वो हैं स्टेट हैं, इन्हें क्या सबसे पहले इनको क्या ये फर्स्ट हमारे हर घर जल मिशन में सर्टिफाइड किए गए थे, यानी कि गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये हमारे क्या थे, फर्स्ट हर घर जल मिशन जिन्होंने एक तरह से अपने हर घर में टैप को प्रोवाइड कर दिया है, ये पहले स्टेट और यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। तो हम देखते हैं कि जो जल जीवन मिशन है वो हमारी कैसी है, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। सेंटर स्पॉन्सर स्कीम का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर स्टेट भी और साथ में जो सेंटर है वो दोनों की दो क्या करेंगी, एक तरह से हर फैसिलिटी को प्रोवाइड करेंगी। तो इसके अंदर जो हम सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है उसके अंदर जो सेंटर एक तरह से जो हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनके लिए क्या रूल होगा, उनके लिए रूल होगा कि जो हिमालय और साथ में कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनमें जो हमारा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का जो रूल होगा वो क्या होगा 90:10 का। मींस इसके अंदर क्या होगा 90% जो भी फैसिलिटी वगैरह होगी, एक सेकेंड, 90:10 का, यानी कि जो 90% योगदान होगा वो किसका होगा, सेंटर का, और 10% जो योगदान होगा वो किसका होगा, स्टेट का। तो ये हमारा किसके लिए था सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में, जो हमारी हिमालयन की और साथ में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होंगी। सेकेंड जो हो गई अदर स्टेट, यानी कि जो हमारे बाकी के जो स्टेट बचते हैं उनके लिए क्या रूल है, उनके लिए रूल है 50:50 का। 50:50 का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो 50% होगा वो सभी कौन प्रोवाइड करेगा, जो भी होगा हमें लिए सेंटर, और जो अदर जो हमारा 50% बचा है वो कौन देगा, वो देगा सेंटर। तो इसके अंदर जो हमारा उसके बाद जो हमारा बचता है वो कौन बचता है, यूनियन टेरिटरी। इसके अंदर जो पूरा का पूरा 100% जो योगदान देगा वो कौन देगा, सेंटर। तो ये हमारा किसके अंदर रूल होता है, ये रूल होता है हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। तो दूसरी हमारी बचती है सेंटर सेक्टर स्कीम। सेंटर सेक्टर स्कीम में क्या होता है कि वो सभी स्कीम्स जो कि सेंटर के द्वारा लेकर आई जा रही है उसमें सारा का सारा फाइनेंशियल जो भी हमें फैसिलिटी चाहिए वो सब कौन प्रोवाइड करेगा, सेंटर प्रोवाइड करेगा। तो हमें
तो अभी हमने देखा है कि इसके अंदर जो कंपोनेंट है जो कि लेकर आए गए हैं वो क्या है, बॉटम अप प्लानिंग, वीमेन एम्पावरमेंट, फोकस ऑन फ्यूचर जनरेशन, ग्रे वाटर मैनेजमेंट एंड सोर्स सस्टेनेबिलिटी, ये सारे के सारे क्या हैं इसके कंपोनेंट हैं। तो ये हमारा क्या था, कल का आर्टिकल था जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ है, तो मैंने वो कल वाला भी इसमें अटैच कर दिया है। तो अब हम देखेंगे कि जो अभी बहुत चर्चा में था कि अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो हमारा राइट टू लाइफ एक हमारा आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है, कौन सा, राइट टू लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 में है। तो उसके साथ क्या किया गया है, एक मेंस्ट्रुअल हेल्थ को भी क्या किया है, जो स्कूल के अंदर है, तो उसको भी कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ में जोड़ा जा रहा है। तो इसमें यही बताया गया है आर्टिकल में कि कैसे जो हमारा मेंस्ट्रुअल हेल्थ है, जो कि स्कूल में लड़कियों को तकरीबन बहुत फेस करना पड़ रहा है प्रॉब्लम्स को, तो उसके लिए ये लेकर आ गया है। तो जो हमारा आर्टिकल 21 है वो क्या है, आर्टिकल राइट टू लाइफ का। तो उसमें अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने किसको जोड़ा है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को भी जोड़ा है, जो कि कहाँ पर, स्कूल्स में दी जाएंगी। तो इसमें बताया गया है कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए, जो गर्ल चाइल्ड है स्कूल्स में, तो उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। एंड साथ में इसमें बताया गया है कि जो एक तरह से हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है, तो वो कहीं ना कहीं इसमें क्या करता है, लिंक करता है। तो जो हमारा आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ हमें बताता है। तो इसमें यही पूरा का पूरा बताया गया है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो हमारा आर्टिकल 21A है, तो हम देखेंगे पूरी प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्यों हम इस चीज को लेकर आए हैं। तो जो हमारा आर्टिकल 21A है, जो कि फंडामेंटल राइट है, वो क्या बोलता है कि हमें क्या करना है कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से जो मेंस्ट्रुअल गर्ल्स में होता है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो गर्ल है वो कहीं ना कहीं अपने आप को क्या कर रही है, स्कूल से ड्रॉप आउट कर रही हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि वहां पर जो स्कूल का स्ट्रक्चर है, जो स्कूल की एक तरह से फैसिलिटी है, वो गर्ल्स के लिए इन जो हमारे 4-5 दिन होते हैं उनके लिए अच्छी नहीं है। तो उसकी वजह से क्या कर रही है, लड़कियों को स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ रहे हैं। तो उसकी वजह से बताया गया है कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स बोलता है 21A कि हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाए, तो क्यों ना हम क्या करें, जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है उनको भी क्या करें, फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा गर्ल्स को। तो वो कहीं ना कहीं वो जो ड्रॉप आउट कर रही हैं लड़कियां, तो वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस आर्टिकल में ही बताया गया है कि कैसे क्या आया है। तब हम इसमें देखेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है, जो कि हमारा एक तरह से फंडामेंटल राइट के उसमें हम लेकर आ रहे हैं। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, 21, वो क्या कहता है कि एक तरह से राइट है हमें किसका, लाइफ एंड डिग्निटी का। तो उसी के अंदर हम जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज एन इंटीग्रल पार्ट, यानी कि एक तरह से पार्ट बन चुका है हमारे आर्टिकल 21 का, जो कि फंडामेंटल राइट है। तो उसका मेंस्ट्रुअल हेल्थ भी क्या है, एक पार्ट बन चुका है। तो इसमें क्या एक तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी एक बेंच बैठी है, जिसमें कौन थे, जस्टिस JB पारडीवाला और जस्टिस R माधीवान। तो इन्होंने क्या है, ये पूरा का पूरा डिसीजन दिया है कि कैसे जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है उस पर काम किया जा सकता है। तो इसके अंदर जो हमें बताया गया है कि डिग्निटी कैन नॉट बी व्यूड मेरली एज अब्स्ट्रैक्ट आइडियल, इट मस्ट बी अप्लाइड इन रियल लाइफ कंडीशन वेयर इंडिविजुअल कैन लिव विदाउट ह्यूमिलिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, अननेसेसरी सफरिंग। यानी कि एक तरह से जो हमारी डिग्निटी है वो हमें एक तरह से बताती है कि हमें कैसे बिना भेदभाव के हम इसमें जी सकते हैं। तो उसके बाद बोला गया है कि जो एक तरह से ये जो हाइजीनिक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा था लड़कियों को, उससे कहीं ना कहीं उनको स्टिग्मा, स्टेरियोटाइप्स एंड ह्यूमिलिएशन का भी सामना करना पड़ रहा था। तो ये हमारी जो वकील बैठे थे, बेंच बैठी थी, तो उसमें ये बताया गया है। तो जो अभी ये किसकी वजह से, यानी कि क्या कोई ऐसी जजमेंट जो कि हमारे कोर्ट में लेकर आई गई थी, तो उसके बारे में कोई उसके उस पर कुछ जजमेंट दी है। तो एक पिटीशन थी किनकी, डॉक्टर जया ठाकुर की। तो उन्होंने बोला था कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन की कमी, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट थी उसकी कमी की वजह से कहीं ना कहीं जो गर्ल्स थी उनको क्या करना पड़ा था, कई प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा था, कई प्रॉब्लम को क्या करना पड़ रहा था, फेस करना पड़ रहा था। उसमें जो प्रॉब्लम्स थी सबसे पहली वो क्या थी कि जो गर्ल्स थी वो प्रॉपर स्कूल में नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से क्या थी, जो अब्सेंस थी गर्ल्स की स्कूल में वो डे बाय डे क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। दूसरा क्या था कि जो गर्ल्स थी वो क्या कर रही हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट करती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जो गर्ल्स थी उन्हें कम से कम 5-6 दिन लगते हैं मेंस्ट्रुअल जो उनका पीरियड होता है, तो उनके लिए उनको क्या है, एक प्रॉपर अलग टॉयलेट की कोई भी एक तरह से सुविधा नहीं थी। कोई अगर उन्हें एक तरह से अगर ये पीरियड्स वगैरह आ जाते हैं तो उनके लिए कोई प्रॉपर पैड की सुविधा नहीं थी, और साथ में जो एक तरह से अगर उनके अंडरगारमेंट्स नहीं है तो उनकी कोई भी स्कूल में
सुविधा नहीं पड़ रही थी, यानी कि उन्हें 5-6 दिन क्या करना पड़ा था, उस प्रॉब्लम को झेलना पड़ रहा था। इसकी वजह से वो क्या करती थी, अपने आप को ड्रॉप आउट स्कूल से कर लेती थी। तो इसमें यही बताया गया है कि जो एक तरह से जो हमारी पिटीशन थी डॉक्टर जया ने, तो उन्होंने बोला है कि इसकी वजह से तो लड़कियां डे बाय डे क्या हो रही थी, अपनी स्कूल में एब्सेंस को बढ़ाती जा रही थी। तो ये हमारा था जो कि पिटीशन जो कि दायर की थी किसने, डॉक्टर जया ने। तभी इसके अंदर बताया गया है कि जो गर्ल्स हैं उनको क्या मिलना चाहिए, एक तरह से क्लीन टॉयलेट, यानी कि क्लीन टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए। साथ में जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट होते हैं यानी कि पैड वगैरह, वो प्रॉपर एक तरह से प्रोवाइड किए जाने चाहिए। एंड जो वाटर फैसिलिटी है, यानी कि एक प्रॉपर उन्हें वाटर दिया जाना चाहिए। एंड सेफ डिस्पोजल मैकेनिज्म, यानी कि जहां पर वो उसे एक तरह से डस्टबिन वगैरह का यूज किया जा सकता है, जहां पर वो अपने जो पैड वगैरह हैं उनको अच्छी थ्रो कर सकती हैं। तो ये हमारा क्या था, जो कि उनको एक तरह से फैसिलिटी देनी चाहिए थी। तीसरा इसमें बोला है कि जो स्टेट है वो क्या करे, गर्ल्स को यानी कि चाइल्ड को चूज ना करने दे कि वो या तो डिग्निटी को चूज करे या फिर एजुकेशन को। नो, दे चूज बोथ थिंग्स, डिग्निटी एंड एजुकेशन। प्लीज जो स्टेट है उनको एक तरह से फोर्स ना किया जाए चाइल्ड को कि वो सिर्फ डिग्निटी को या फिर एजुकेशन में दोनों में से किसी एक को चूज करे। तो ये इसके अंदर बताया गया है। दूसरा इसके अंदर बताया गया है कि जो एक तरह से सैनिटरी नैपकिन है वो एक प्रॉपर क्या होनी चाहिए, स्कूल के अंदर प्रोवाइड होनी चाहिए कि गर्ल्स क्या कर सकते हैं, उस नैपकिन का यूज करके अपनी उस जो पीरियड होता है उसके अंदर उसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरह से इसके अंदर बताया गया है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला है कि जो एक तरह से हमें क्या करना चाहिए कि जो मेल टीचर हैं, जो स्टूडेंट है उनको भी एजुकेट करना चाहिए कि दिस इज नॉट ए रॉन्ग थिंग्स, बिकॉज ऑफ अगर हमारे जो मेल टीचर होंगे वो ही इससे हिचकिचाएंगे कि दिस इज अ बैड थिंग, तो उन गर्ल्स पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक तरह से जो मेल टीचर हैं उनको भी एक तरह से एजुकेशन देनी चाहिए कि वो क्या कर सके, प्रॉपर स्टूडेंट को बता सके जो एक तरह से बायोलॉजिकल रियलिटी के बारे में, कि वो ना ज़्यादा एक तरह से हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पर जो एक तरह से जो भी हमारे 10th चैप्टर के जो भी हमारे 10th क्लास के चैप्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर लेडी जो टीचर होती हैं, यानी कि जो फीमेल टीचर होती हैं वो गर्ल्स को समझाती हैं, और जो मेल टीचर होती हैं वो किसको, बॉयज़ को समझाती हैं। तो इसमें बोला गया है कि चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, वो एक प्रॉपर एजुकेशन दी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को, क्योंकि अगर बॉयज़ को भी पता चलेगा व्हाट इज़ द मेन्स्ट्रुअल एंड व्हाट इज़ द पीरियड, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ दैट टाइम, तो एक तरह से वो भी ज़्यादा नहीं हिचकिचाएंगे, वो प्रॉपर एक तरह से इस चीज़ का एक रूल को फॉलो करेंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि जो मेल टीचर हैं उनको भी एक तरह से एजुकेशन दी जाए, एजुकेट किया जाए कि वो कैसे मेन्स्ट्रुएशन एक तरह से वो होती है। तो ये हमें इसके अंदर आर्टिकल में ये बताया गया है। दूसरा इसमें बताया गया है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा किसका, मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट कॉर्नर का, जिसके अंदर क्या होगी, मैटरनल हेल्थ सेंटर होंगे, इक्विप्ड होंगे, जैसे कि अंडरवियर वगैरह होंगे, स्पेयर यूनिफॉर्म्स होंगे, डिस्पोजल बैग्स होंगे, जहां पर वो अपने जो पैड वगैरह हैं उनको एक तरह से थ्रो कर सकती हैं, और कुछ एक तरह से इंसेंशियल मटीरियल्स वगैरह होंगे जो उनको मेंस्ट्रुअल इमरजेंसी में जरूरत पड़ेंगे। तो ये हमारा क्या था, एक तरह से बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हर स्कूल में क्या होगा, MHM कॉर्नर जरूरी होना चाहिए, उसका क्या एस्टेब्लिश करना चाहिए। और इसके बारे में एक ये जो बताया गया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि वो कहीं ना कहीं क्या है, जो सेक्शन 19 है जो कि बोलता है कि हमारा जो आर्टिकल 21A है वो बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, हर बच्चे को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। फ्री एजुकेशन का मीन्स है कि वो प्रॉपर स्कूल में आए, एक तरह से पढ़े, उस पर कोई वगैरह चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन वो क्या है, जो गर्ल्स हैं उनको ज़्यादातर क्या है, इस मेंस्ट्रुअल की वजह से क्या करना है, ड्रॉप आउट करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फॉलो नहीं हो पाता है कि जो फ्री एजुकेशन है। तो इसमें ही बोला गया है कि जो बच्चों को, जो लड़कियों को जो दिक्कत, जिस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सॉल्यूशन लेकर आना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन पहला क्या है कि सेपरेट टॉयलेट होंगे बॉयज़ और गर्ल्स के, जो कि वो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर अपना उस टाइम में यूज़ कर सकती हैं, और साथ में जो वाटर है उसको सप्लाई करना, नैपकिन का यूज़ करना, और जो बैग्स वगैरह हैं, जो डिस्पोजल जहाँ पर वो उस पैड को थ्रो कर सकती हैं, उसका हम एक तरह से लेकर आते हैं। तो ये हमारा क्या था, आर्टिकल था जो कि किस पर था, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है उसको भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल 21 है उसका क्या बनाना
पड़ेगा एक तरह से पार्ट, यानी कि उसमें उसको ऐड करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, जिसकी वजह से क्या हो रही हैं, जो हमारी गर्ल्स हैं जो कि उनको फेस करना पड़ रहा है किसका, कि वो अब्सेंस हो रही हैं डे बाय डे, और साथ में वो कहीं ना कहीं इस वजह से मेंस्ट्रुअल की वजह से क्या कर रही हैं, अपने आप को ड्रॉप आउट कर रही हैं स्कूल में से। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि क्या करना पड़ेगा, हर स्कूल में MHM यानी कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट लेकर आना पड़ेगा, जहां पर उनके लिए अलग टॉयलेट होगा, वाटर प्रॉपर दिया जाएगा, और साथ में जो नैपकिन वगैरह होंगे वो दिए जाएंगे। ये सभी इनको गर्ल्स को प्रोवाइड किए जाएंगे स्कूल में, और साथ में जिससे वो क्या कर सके, उन्हें जो पढ़ाई जो इसकी वजह से पढ़ाई में जो दिक्कत देखनी पड़ रही थी वो कहीं ना कहीं क्या होगी, रिजोल्व हो जाएगी। तो ये हमारे क्या थे आज की आर्टिकल थे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो थैंक